नमस्कार एंड वेलकम टू तपस्वी आईएएस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स वीडियो कोर्स। मैं हूं करदम रावल और यह मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो आज जो है ये वीडियो आपकी तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है upsciexams.com, जो है www.upsciexams, और YouTube के अंदर जो चैनल है UPSCIS एग्जाम्स, उसके माध्यम से। आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम दो बातों के ऊपर पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो हो पार्ट 2 की पहले बात कर लेते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, यानी कि करंट अकाउंट की डेफिसिट क्या होती है, क्यों होती है, कितनी हो तो अच्छी है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या क्या मतलब निकल के आते हैं, गुड बजट किसे बोलेंगे, क्योंकि अभी बजट का पड़ाव जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला था बजट, फिर एक्सपेंडिचर वाली बातें समझी हमने, बजट के अलग अलग प्रकार समझे, फिर आज जो है बजट आने के बाद क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे कैरी आउट होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो हमारा वीडियो है वो 2018 के इकोनॉमिक सर्वे को हम बजट को सर्वे करेंगे, लेकिन वो हमारा वीडियो आने वाले शेड्यूल में है। तो इसके अंदर उस कंटेंट को कहीं छूते नहीं है, बल्कि इस कंटेंट के अंदर कोई डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इवन जो करंट अकाउंट डेफिसिट वाला पार्ट आएगा इस वीडियो के इकोनॉमिक सर्वे के बाद में, तो वहां पर भी हमने ध्यान दिया है कि जो करंट डेटा है वो एक तरह से आपके साथ मिक्सअप ना हो, इसलिए वहां पर भी जो डेटा रखा है वो पास्ट ईयर का रखा है, यानी कि प्रेजेंट डेटा को नहीं छुआ है, ताकि इकोनॉमिक सर्वे समझने के बाद कोई डेटा आपके दिमाग में मिस फ्लक्चुएट ना हो। इसीलिए इस वीडियो के अंदर जो भी आप डेटा देखें उस डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा आपको याद रखना है, जो फिगर्स आपको याद रखने हैं, जो कंपैरिजंस आपको याद रखनी है कि क्या बढ़ा है क्या घटा है, वो आपको याद रखना है इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो। जो बजट को हम रिव्यू करेंगे 2018 के बजट को, उस वीडियो के नंबर्स को ही आपको याद रखना है। तो ये वीडियो पढ़ते समय दोस्तों ये याद रखिए कि कोई भी नंबर आपको यहाँ पर याद नहीं रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर टॉपिक समझने हैं और कंटेंट समझने हैं कि क्या यहाँ पर आया है और क्या है। तो IBI जो है व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम पहले ये आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। जब फरवरी के अंदर हमारा बजट रिवील होता है तो उसके बाद वो जब बजट इंप्लीमेंट होता है तो उसका रिव्यू बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट करते हैं। देश के अंदर जो गवर्नमेंट के साथ बैकअप है या फिर गवर्नमेंट के साथ जो नहीं भी है, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे जज करते हैं कि जो बजट है उसके अंदर जो रेट्स, जो अमाउंट, जो सब्सिडीज, जो ग्रांट्स, जो फिगर्स यहाँ पर रिवाइव होते हैं कि उससे यहाँ पर क्या क्या असर सोसाइटी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि FMCG, जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पेरिशेबल गुड्स भी बनाती है, जो डेली नीड्स की प्रोडक्ट बनाती है, उसके अंदर क्या भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, उनके लिए कौन से अच्छे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, कितने स्टेप्स उनके लिए रिजिड और स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो इन सारे मुद्दों को जब हम एनालाइज करते हैं, पूरी बात को जब हम समझते हैं कि ये जो चीज आई है बजट, इससे समाज, सोसाइटी और इंडिया एज अ होल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाली है और क्या क्या इफेक्ट निकल के आ भी सकती है, तो उन सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों की और जो भी रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं उसकी जो रिजल्ट है उस मुद्दों की चर्चा को बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पर पहले तो थोड़ी बहुत इल्यूजन यहाँ पर दी गई है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे RBI ने एक चीज को यहाँ पे बोली है कि भाई अगर बैंकों के पास ज्यादा फंड है तो वो लोग कोलेटराइज्ड और डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगी, जैसे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास भी है कि रातों को भी अगर बैंक के पास कभी भी अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फंड है, एक्सेस फंड है, तो वो लोग RBI के पास जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 80,000 करोड़ रुपए की पब्लिक सेक्टर बैंक के रिकैपिटलाइजेशन है और स्ट्रॉन्ग RRB है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक है, वो स्ट्रॉन्ग है। जो डॉलर के मार्केट के अंदर बढ़ते दाम है उसके लिहाज से जो भी इकोनॉमी बढ़ती है, यहाँ पे फंडिंग ब्लॉक ज्यादा हो जाती है लिक्विडिटी की, तो RBI या फिर NHB को यहाँ पे हैंड ओवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर की बोरोइंग के ऊपर बात है। RRB, SEBI आपको ना पता हो तो मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं, सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये शेयर मार्केट के ऊपर निगरानी रखने वाली सुप्रीम बॉडी है इंडिया के अंदर। 1992 के अंदर जो इवेंट हुए थे हर्षद मेहता केस, तो इन तरह के इवेंट के कारण इसकी स्थापना हुई है। पहले इसको 1989 में लाया जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के लिए नहीं लाया गया। लेकिन 92 के अंदर जो भी इवेंट्स हुए उसके कारण सेबी को फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन मिल गया। और सेबी की दो एक्ट्स है, सेबीज एक्ट और सेबीज रूल बुक। यहाँ पे दो चीजें इसको स्टडी करते ही सेबीज डिसाइड करती है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज जो हमने पहले भी सीखी थी, यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि ट्रैकिंग कर सके लोन्स के बारे में। और 25% कॉरपोरेट बोरोइंग्स तक अलाउ कर दिया है। और बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो जो यूनिक आईडी वाली बात थी वो थी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। यहाँ पर याद रखिएगा यूनिक आईडी आरबीआई ने क्या बोली है, तो उसका नाम है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, जो हाल ही के अंदर बनी है। और यहाँ पे ये मैं जून के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए वीडियो 7 जून को। तो यहाँ पे पीसीआर आज ही बना है, तो ये एकदम से करेक्ट वीडियो टाइमिंग है और करेक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का यहाँ पे पॉइंट है। और आपको पता भी चलेगा कि ये वीडियो फ्रेशली रिकॉर्डेड है इसके माध्यम से। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने लोन्स और स्कीम्स प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। फिर पोस्ट ऑफिस, एनएससी, पीपीएफ वगैरह के अंदर लोगों को फ्रेंडली एटमोसफियर दिया है। और सेबी ने जो सिक्योरिटीज एक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें एड ऑन की है। इवन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी को। लेकिन इंडिया के अंदर जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है उसको नॉट लीगल टेंडर बता दिया गया। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इलीगल तरीके से यहाँ पे जो भी बिटकॉइन वगैरह की एक्टिविटीज होती है उनको रोकने की भी कोशिश की है। इवन जो इंडिया का थर्ड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर जो है, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया अश्योरेंस कंपनी एंड ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ये तीनों मर्ज हो जाएंगी। तो लेटर इनके शेयर्स जो होंगे वो भी शेयर लिस्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। इवन हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आने वाले हैं जो बेनिफिट करेंगे वेंचर कैपिटल फंड को। तो वेंचर कैपिटल फंड के बारे में अभी मैं आपको बताता हूं, और नए नए स्टार्टअप्स को। तो यहाँ पे हाइब्रिड है डेप्ट और इक्विटी के लिए, जो दोनों के लिए बेनिफिट है। डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे मेंटेन करने की इतनी ज़्यादा कंपल्सरीनेस नहीं होगी। तो वेंचर कैपिटल फंड का मतलब है वेंचर मतलब कि कोई नई सोच की इतना काम नया करना है। तो प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए कोलैबोरेशन करते हैं, जो टाइम पीरियड के अंदर अबाइड होता है कि आप 3 महीने में, 6 महीने में, 2 साल, 10 साल, 25 साल, एक टाइम फ्रेम के लिए जो स्पेसिफाइड टारगेट को अचीव करने के लिए अगर दो पार्टीज, दो कंपनीज या फिर कोई भी दो यूनिट अगर मर्ज होते हैं या दो से ज्यादा मर्ज होते हैं तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक टारगेट के लिए होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे वेंचर। उसको जो कैपिटल चाहिए, दोनों उसके अंदर कैपिटल लाएंगे, फंड्स लाएंगे, तो इस चीज को बोलेंगे वेंचर कैपिटल फंड। तो ये आपको पता चल गया कि वेंचर कैपिटल फंड और स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं, जहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो की इतनी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, तो क्या क्या बेनिफिट्स और फाइनेंशियल इंक्लूडिव है कि जो जनधन अकाउंट है वो 60 करोड़ से भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। और इसके अंदर भी पीएम जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, फसल बीमा, सारी अकाउंट्स इसके साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं ताकि जो वेवर मिलना चाहिए वो डायरेक्ट अकाउंट के अंदर मिले। फिर न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसके अंदर आप सबको पता है कि 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलेंगे, चाहे वो बीपीएल हो, रूरल एरिया के अंदर रहते हो या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हो, तो इन सभी को ये 5 लाख रुपए ऑन फैमिली मिलने वाले हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी यहाँ पे बेनिफिट है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में, जितनी अमाउंट आपकी बिल बनती है 5 लाख तक की यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। तो जो नई पॉलिसी और नई फ्रेमवर्क है वो मुद्रा रिफाइनेंसिंग वाया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी अब मुद्रा की प्रोवाइड कराएंगे सर्विस। एंजल फंडिंग्स तो आप सबको पता होने चाहिए, नहीं पता तो मैं अभी बताता हूँ। और वेंचर कैपिटल फंड, एमएसएमई और एनपीए। एमएसएमई आपको पता है मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इसको बोलेंगे, और एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो यहाँ पे नई पॉलिसी बनेगी। तो यहाँ पे एंजल फंडिंग में बोल देता हूँ कि अगर समझिए कि आपके पास अभी एक बिजनेस है जिसको आपने 10 लाख की कैपिटल के अंदर स्टार्टअप किया है
और 10 लाख की कैपिटल लेके आप बहुत अच्छा इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस रन कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका जो बिजनेस करने का तरीका, जो सलीका है, इससे आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी आप अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपको कहीं से 2 करोड़ रुपए और आपके बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है तो आप इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा उठा पाएंगे और कितना ज़्यादा बेनिफिट और बिजनेस आपका ग्रो होगा। तो उसी लिहाज से उस एंजल फंडिंग यानी कि उसमें उन बिजनेस वाले रजिस्टर कराते हैं जिसके अंदर वो सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आए और हमें बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करके दे हमारे बिजनेस में, तो हम और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एंजल फंडिंग की भी यहाँ पे नई पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है। इकोनॉमिक सर्वे 2018 कहता है कि 2002 के बाद इंडिया के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट बहुत घटे हैं। आपको भी पता है कि पहले आपको जो एटीएम कार्ड यानी कि सेविंग अकाउंट में आपको 6% मिलता था, आज 4 या 4 से भी कम मिलता है। इवन फॉर मोबिलाइजिंग सेविंग, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वी हैव डन डिमोनिटाइजेशन ड्राइव अगेंस्ट ब्लैक मनी। तो ये हमने एक चीज की है जिसकी इम्पैक्ट अलग तरीके से देखेंगे। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने एक चीज की है, एफडीआई को यहाँ पे 100% तक की कई बिजनेस में छूट दे दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने एक पॉजिटिव पॉइंट किया है। बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन किया है। I&B कोड लाया है यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ऑब्वियसली हो जाएगी, अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर भी एक नया वीडियो लेक्चर आने वाला है इसी वीडियो कोर्स के अंदर। बट वी मस्ट फोकस मोर ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ 8 to 10% जीडीपी रेट। तो यहाँ पे इतना तो हमने किया है, लेकिन जीडीपी को अगर 10 तक पहुंचाना है तो यहाँ पे और हमें काम करना होगा। तो क्रोनी सोशलिज्म टू स्टेगमेटाइज कैपिटलिज्म के बारे में यहाँ पे 2 बैलेंस से सिंड्रोम समझे हैं। इंफोसिस और टाटा के बोर्ड बैटल्स के अंदर यहाँ पे ग्रेटर डिमांड फॉर स्टेट इंटरवेंशन बताई गई है कि जो स्टेट का इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो टीबीएस है, बैंक reluctant to lend, many public sector banks making losses in past 3 years, recapitalization, increase fiscal deficit, I&B work in progress, FRDI bill proposed। तो यहाँ पे जो बैंकिंग के जो लॉसेस चल रहे हैं उन लॉसेस को कॉप अप करने के लिए एक तो है I&B ग्रुप, I&B जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जो टाटा ने भूषण शील को एक्वायर कर लिया तो 54,000 करोड़ का जो नुकसान बैंक को होने वाला था वो आज 35,000 करोड़ तक का तो रीइंबर्स हो गया। और जो एफआरडीआई बिल है वो अभी प्रपोज किया है, जो अभी आया नहीं है। अगर आता है तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के दौरान ही इसको पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे। प्रेजेंटली जो स्टॉक प्राइस है वो कभी बूम करते हैं, कभी आउटफ्लो हो जाता है। तो इंडिया के अंदर अभी जो लोग है, वो जो इन्वेस्टर है वो खुश नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। इवन गोल्ड जो है वो आज की तरफ लोग इसके तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते। इवन जो एफडी के रेट है वो डीमोनेटाइजेशन के बाद में बहुत घटे हैं। और यहाँ पे जो मिडिल क्लास वर्ग है वो गवर्नमेंट के इस तरह के स्टेप्स से खुश नहीं है। और जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उसके अंदर भी जो इंटरेस्ट है वो कम मिल रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शंस आते आते फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स भी मिस हो जाते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इम्पैक्ट्स डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, सैलरीज, डेफिसिट टारगेट फॉर 2018-19 और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स के ऊपर क्या बातें हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, कॉर्पोरेट के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा और एसटीटी। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास है 2 चीजें यानी कि सीजीएसटी और आईजीएसटी, यूनियन एक्साइज कस्टम जीएसटी कंपेंसेशन। तो ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज में हम देते हैं फूड के ऊपर, फर्टिलाइजर में स्पेशली यूरिया के ऊपर, एलपीजी के ऊपर और कैरोसिन के ऊपर। तो मेजर सब्सिडी 1.4% जीडीपी की है, यानी कि जीडीपी जो है उसको हम 100% मान के चले तो 1.4% तक सब्सिडी हम फूड सेक्टर के अंदर देंगे। तो सैलरी के अंदर यहाँ पे नाम याद रख लीजिए किनको कितनी सैलरी मिलती है। प्रेसिडेंट को 5 लाख, वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख, गवर्नर जो होते हैं चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हो या फिर स्टेट के अंदर जो गवर्नर हो उनको 3.5 लाख ये प्रति माह सैलरी है दोस्तों। और जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी सैलरी हर 5 साल में
महंगाई को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करके रिवाइव की जाती है। तो डेफिसिट टारगेट जो हमने रखे हैं 2018-19 के, वो आरडी है 2.2%, फिक्स डिपॉजिट रेट है 3.3%, पीडी रेट है 0.3% और जीडीपी जो है इनके ये सारे प्रतिशत है, इनके कंपैरिजन में आपको देखने हैं। और जो डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो हमने रखा है वो है 40%, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:6, यानी कि हो जाएंगे 2:3 बराबर है। यानी कि डेब्ट जो है वो आपकी कैपिटल से इस तरह से 2:3 के रेशियो के अंदर होना चाहिए। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट हमने रखे हैं, काफी सारे डिस इन्वेस्टमेंट अब तक हमने कर लिए हैं। तो ये थोड़े डेटास हमने 2018 के इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं, जो नंबर्स आपको याद नहीं रखने हैं। तो 80,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट ईयर हमने 72,500 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पे न्यू ईटीएफ आने वाला है इंक्लूडिंग डेब्ट ईटीएफ प्लान, और यहाँ पे एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की यानी कि डिसइन्वेस्ट करने की बात चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है एयर इंडिया के सामने बेचने के लिए या फिर डिसइन्वेस्ट करने के लिए, वो बहुत ही जटिल अभी तो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने रखी है। इसीलिए यहाँ पे कोई एयर इंडिया को खरीदने के लिए राजी नहीं। और एयर इंडिया जो है, इसका जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, वो दिल्ली का एयरपोर्ट भी इसके साथ डिसइन्वेस्टमेंट के लिए रखा है। और जो ये एयरपोर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और एयर इंडिया जो है वो इंडिया की बहुत पहली और बहुत ही क्लासी हमारी एक गवर्नमेंट सेक्टर की टीम है। लेकिन एयर इंडिया जो है और इंडियन एयरलाइंस ये अलग अलग है। एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल फ्लाई करती है और इंडियन एयरलाइंस जो है वो इंडिया के अंदर ही फ्लाई करती है। और फॉरेन और डोमेस्टिक का डिफरेंस ये है, यानी कि एयर इंडिया लिखा है ये इंटरनेशनल एयरलाइंस है और इंडियन एयरलाइंस जो है वो है डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस अगर एयर इंडिया अगर डिसइन्वेस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली इंडियन एयरलाइंस जो डोमेस्टिक में वर्क करती है वो भी डिसइन्वेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि 10, 20 या 50 साल के लिए इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ताकि जो है या फिर इसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि जो है इसने जो लॉसेस करे है वो लॉसेस भरपाई कर पाए। क्योंकि लॉसेस जो है वो एयर इंडिया के तकरीबन 25 सालों से चल रहे हैं। इवन 2001 में, 2004 में, 2007 में और 2011 में गवर्नमेंट ने अपने बजट से बहुत सारे पैसे एयर इंडिया को दिए हैं, 7,000 करोड़, 4,000 करोड़, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छे रिजल्ट्स इन लोगों ने दिखाए नहीं है। तो यहाँ पे हमने ब्लैक मनी के ऊपर फाइट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। तो 65,000 से 90,000 करोड़ आईटी ने कलेक्ट किए हैं। और जो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की जो इम्पैक्ट थी उससे क्या हुआ कि भाई 18 लाख नए टैक्स पेयर इंडिया को मिले। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि वो भी जो 18 लाख हुए उनमें ज्यादातर 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब के अंदर आने वाले हैं। यहाँ की 18 लाख इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बहुत सारा टैक्स भरते हैं, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर टैक्स भरते हैं। और अभी जो जीएसटी आया है इससे अभी थोड़ी बहुत तो स्टेबिलिटी आई है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर है, उसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर इसकी खासी इम्पैक्ट पड़ी है। तो अटैकिंग करप्शन एंड वीक गवर्नेंस हैज इट्स फॉल आउट। तो डीमोनेटाइजेशन से इनफॉर्मल सेक्टर जॉबलेस हुआ है। इवन जो आईएनबी कोड आया है यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वहां पे कंपनीज शट डाउन हो सकती है या फिर लोगों को वहां से भी जॉब चली जा सकती है। तो ऑक्शन कैंसल्ड टैक्स टेररिज्म, इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो कम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पॉलिसी हो स्टिक देते हैं, इंसेंटिव्स और कैरेट्स नहीं देते। मतलब ये समझना ये है कि यहाँ पर जो है छोटी छोटे बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिलते हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर को आना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना है तो हमारी पॉलिसीज ओनली फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं रही तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे पिछले 2 साल की बात बोली गई है कि पुअर सर्विसेज सिटीजन एग्जिट और बिकम फ्री राइडर। अगर गवर्नमेंट की सर्विस पुअर रहेगी तो या तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चले जाने लगेंगे या फिर आपके पास आएंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी अभी डिक्लाइन होने लगी है कंपेयर टू ब्राजील एंड जर्मनी। अवर स्टेट गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल बॉडीज नॉट कलेक्टिंग एडिक्वेट टैक्सेस ऑन देयर ओन। ऑब्वियसली नहीं करेंगे,
क्योंकि जीएसटी के आने से काफ़ी सारे जो स्टेट कलेक्ट करने वाले जो टैक्सेस थे स्टेट के द्वारा वो अभी यहाँ पे नलीफाई हो गए हैं। तो टैक्सेस स्टेट के पास है नहीं, स्टेट के पास आय की कोई साधन नहीं है। इससे क्या होता है कि उन लोगों को ये बिजनेस रन करने के लिए कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं रहती और इन लोगों को कैपिटल फंडिंग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और यहाँ पे जो एड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी इतने योग्य नहीं है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। कोई अकाउंटेबिलिटी इनके ऊपर आज भी नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो भी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर नंबर्स आए हैं वो है 11 लाख। पहले हुआ करते थे ये 10 लाख रुपए कि लोन का टारगेट कितना होगा। फिर आए 2 टाइम्स फार्मर इनकम बाय 2022। हमने ये विजन रखा है कि 2022 आते आते फार्मर्स को 2 गुनी आय हो और यहाँ पे 1.5 गुना एमएसपी दिया जाए ताकि फार्मर्स की जो परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाए और जो एफसीआईज है उनकी वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करना है और डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर ध्यान देना है। फिर ग्रामीण हट्स यहाँ पर आए हैं बिकॉज स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कांट ब्रिंग देयर प्रोड्यूस to APMC or E-NAM. This gram huts will connect वाया पीएम ग्राम सड़क योजना। यहाँ पे ग्राम हट्स होंगे जो सेटअप किए जाएंगे ताकि आपको जो यार्ड होते हैं जहाँ पे अपने प्रोड्यूस किए हुए गुड्स सीरियल्स क्रॉप्स को बेचने जाना पड़ता है, जिसको ई नाम भी बोलते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी ये पॉसिबल है और एपीएमसी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राम हट्स के अंदर फार्मर्स जाके अपने क्रॉप्स को बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वुमेन्स करेगी तो वहाँ पे उनको बेनिफिट है। फिर है टॉप के ऊपर हमने वर्कआउट किया है टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के प्रोडक्शन को इनहेंस करना है और नेशनल बांबू मिशन के तहत हमने बांबू को ट्री की कैटेगरी से निकाल दिया है ताकि जो इंस्पेक्टर राज की समस्या थी उसको खत्म कर दिया जाए। और जो पानी के ऊपर जो खेती करते हैं, मतलब है कि जो फिशरमैन है और एनिमल हस्बेंड्री वाले जो लोग हैं उनको मिलेंगे किसान कार्ड्स और नए फंड्स। इसके अलावा फार्मर्स जो टू सेल सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी फॉर सोलर पैनल्स इन देयर फार्म्स टू डिस्कॉम, तो डिस्कॉम जो है वो आपको पता होगा कि जो आप सोलर पैनल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको वो लोग परचेज कर लेते हैं और पर यूनिट के हिसाब से 3 रुपीज और 25 पैसे यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स जो देंगे उनको, तो उनके लिए ये लोग थोड़े दाम ज्यादा बढ़ाएंगे। रूरल इंफ्रा के लिए इन्होंने किया है SBM उज्ज्वल सौभाग्य उज्ज्वला स्कीम, फिर है सौभाग्य इलेक्ट्रिसिटी, फिर पीएम आवास योजना जो 2022 का हमने टारगेट रखा है, फिर पीएम कृषि सिंचाई योजना NRLM। ऑल दिस स्कीम फंड एंड टारगेट हैव बीन इंक्रीज। तो ये जो 6 स्कीम्स है इसके ऊपर हमने 1 2 3 4 5 और 6 स्कीम, याद रखिए ऑल 6 स्कीम्स के ऊपर हमने जो फंडिंग है वो बढ़ाई है। तो टोटल जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है 14 लाख करोड़ रुपए का। तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा आज 7 जून है, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 7 जून को गवर्नमेंट ने कल यानी कि 6 जून को 4,500 करोड़ रुपए की सॉफ्ट लोन्स फार्मर्स के लिए और इससे भी ज्यादा बढ़ा दी। उसके बाद 8,000 करोड़ की जो पेंडिंग लोन्स थी वहां पर भी इन लोगों को वेवर दे दिया। तो इकोनॉमिक सर्वे 18 के मुताबिक यहाँ पे बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अगर लोगों का करना है तो उनको फार्म्स और विलेज से निकलना होगा। तो ऐसा सर आर्थर लुइस भी मानते थे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी मानते थे, क्योंकि उनकी कास्ट के लोग जो होते थे वही इस फार्मिंग रिलेटेड लेबर एक्टिविटी के अंदर रहते थे। तो वो उनका कहने का नजरिया ये था कि अगर आप फार्म्स के निकलोगे तो दुनिया देखोगे तो आपको पता चलेगा और क्या क्या चीजें भी मार्केट के अंदर है। तो ये यहाँ पे दूसरी कुछ और भी समस्याएं हैं कि अनइरिगेटेड और इरिगेटेड फार्म्स के बीच में भी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं कि भाई गर्मियां ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम आती है, तो जो इनकम है इन लोगों की 15 से 18% इरिगेटेड सेक्टर में और अनइरिगेटेड सेक्टर में 20 से 25% इनकम इनकी कम हुई है। और जस्ट लाइक जीएसटी यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होने चाहिए एग्रीकल्चरल डिजास्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते फार्मर्स को अल्टीमेटली। तो जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर आपने इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर आपको पता चला कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर, टैक्सिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, तो अलग अलग सेक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो जो
हमारा बजट रिव्यू आएगा, उसके अंदर हम पूरा का पूरा तीनों सेक्टर को और उसके अंदर भी भीतर जा जाके देखेंगे कि इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ तक पड़ेगी। वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक, चाइल्ड मोरालिटी, मोर्टालिटी भी सब कुछ देखेंगे, मैटरनल मोर्टालिटी जैसी बातें, सारे मुद्दे वहां डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक ग्लांस था कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, फंड और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो सारे वर्ड्स होंगे वो आपने हाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर हमारे पीएम हो उनके मुंह से कई बार आपने सुने होंगे। और यहाँ पर जो न्यूज मीडिया होती है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और हर चीज को सुर्खियां बना बना के बेच देती है। तो हमें ये समझना है कि ये तीन चीजें है क्या। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट जो है वो डिफरेंस है गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू माइनस करने हैं और बोरोइंग्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं करने हैं। और समझ में नहीं आया तो बोरोइंग्स और लायबिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो टेक्निकल डेफिनेशन इसकी बनती है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट, जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, प्लस बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो टोटल जो नंबर निकल के आता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। दो बातें यहाँ नोट करने वाली है, डेफिसिट के अंदर डेप्ट को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि डेप्ट जो होता है वो ईयरली कैलकुलेट होता है, और जो एलिमेंट है फिस्कल डेफिसिट के वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दो अलग चीजें होती है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो भी अलग है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, क्योंकि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता है। तो आगे चल के देखते हैं कि जो गैप होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, उस गैप को कैसे फिल किया जाए। तो पहले तो गैप की बात कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट जो होती है कि वो फाइनेंस होती है बोरोइंग के माध्यम से। तो पहली बोरोइंग करते हैं गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं या फिर मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। तो दो यहाँ पे नाम है। फिस्कल डेफिसिट के अंदर जो फंडिंग होती है, बोरोइंग्स होती है, उसको दो नाम से जाना जाता है। एक होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग और दूसरा है मनी क्रिएशन। और दूसरी तरह की जो इन लोगों की बोरोइंग होती है वो बोरोइंग होती है अलग अलग बैंकों के माध्यम से, मार्केट से पैसे लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट खुद जाके बैंक से लोन लेती है। तो ऐसा इन्होंने एचडीएफसी के साथ किया था कि एचडीएफसी से इन लोगों ने लोन ली थी। आरबीआई से तो लेते ही लेते हैं, इनसे भी लेते हैं। तो अगर अनकंट्रोलेबल अपनी इकोनॉमी को रन कराने के लिए ये लोग लोन लेने लगेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि बाद में इस लोन को भरना है और भरते समय जो हमें इसके साथ देना है वो है इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव को चाहे तो कम कर देना चाहिए, बल्कि बड़े बड़े इंटरेस्ट नहीं भरने चाहिए अपने जो बोरोइंग से उसको रिपे करने के लिए। तो यहाँ पे इससे अगर मेंटेन नहीं किया जाता तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, बड़े बड़े लॉसेस के अंदर गवर्नमेंट चली जाती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने कुछ स्टेप्स लिए थे 2012-13 के बीच में कि डेफिसिट को 5.3%, जीडीपी के 5.3% हमें घटाना है। तो पॉलिटिकली सेंसिटिव जो सब्सिडीज थी वहां पे इन्होंने कहा कि भाई सस्टेनेबल फिस्कल कंसोलिडेशन को ध्यान में रखते हुए हमें इनको कम करना है ताकि रिस्क कम हो सके। आरबीआई एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू कंट्रोल इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर टू ब्रिज द गैप, यानी कि आरबीआई का मानना है कि आप उस तरह के एक्सपेंसेस ना करें जिससे कि आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही इजी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट्स को माइनस करना है एक्सपोर्ट्स में से, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम, जिसके अंदर इंटरेस्ट और डिविडेंड आएंगे, और नेट ट्रांसफर पेमेंट जिसके अंदर फॉरेन एड्स आएगी। तो इसको अगर ऐड ऑन कर लेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमको मिलेंगी। तो एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो हमारे नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमारे नंबर्स बहुत गंदे आएंगे। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट अगर 0 या 0 से कम हो तो ये बेहतरीन सिनेरियो माना जाएगा। तो गैप जो होता है डॉलर्स का, क्योंकि अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो ऑब्वियसली हमें डॉलर्स ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इस चीज को कैसे फिलअप किया जाए? करंट अकाउंट इज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को माइनस करना है, सारे गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर करना है, नेट फैक्टर इनकम को कंसीडर करना है जिसके अंदर इंटरेस्ट और डिविडेंड को गिन लेना है, और उसके अंदर ऐड करना है नेट ट्रांसफर पेमेंट जहां पे फॉरेन एड इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पे जो ये
पूरा फॉर्मूला है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो अभी इस स्लाइड के अंदर आपको राइट वे के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे राइट वे में क्या बोलते हैं कि अगर आपको इन चीजों को सही करना है, यानी कि जो डेफिसिट है वो नहीं होनी चाहिए, तो आपको करना ये है कि आपके इंपोर्ट्स से ज्यादा आपके एक्सपोर्ट्स हो। ये पहला पॉइंट है। अगर ये नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एफआईआई को बुलाना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ताकि वो लोग हमारे देश के अंदर वहां का पैसा यहाँ पर लेके आए। लेकिन वो लोग भी इतना नहीं आते क्योंकि वॉलेटिलिटी और रिस्क बहुत ज्यादा है, और ये भी एक हेल्दी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो पैसे लेके आएंगे, यहाँ पे पैसे बनाएंगे, तो पैसा लेके फिर वो वहां वापस अपने देश के अंदर वो पैसा लेके जाएंगे, जिसकी आपको अभी आज 7 जून है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तो आपको पता होगा कि 4 जून को एक डेटा निकल के आया कि 4 जून को इंडिया के अंदर 4,500 करोड़ इंडिया के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आया था वो फिर से वापस चला गया। तो ये होगा इसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट। तो एफडीआई और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ही सिर्फ नजर नहीं रख सकते, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ही काफी जरूरी नहीं है, बल्कि प्राइम इंपॉर्टेंस है कि इंपोर्ट के सामने हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उन्होंने 2014 के अंदर बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे देखने को मिला था कि जीडीपी का 5% हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट थी। बाद में वो जब ऑयल प्राइसेस कम हुई तो आरबीआई ने बताया कि अच्छी बात हुई है, हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और रिड्यूस हुई है, लेकिन अभी जो वापस जो कंडीशन है वो कंडीशन फिर से अच्छी नहीं है, वनरेबल कंडीशन है। ऑयल के दाम बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट सोच रही है कि अब इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाना है इंपोर्ट से ज्यादा, तो फाइनली गुड बजट आप किसे बोलोगे? तो गुड बजट जो है यहाँ पर मैं आपके लिए वी नोटेड दैट एनालिसिस ऑफ इंडियन बजट 2015 इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 16 है उसको 15 के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि 18 जो है उसको 17 के साथ कंपेयर करना है, जिसका वीडियो बाद में मिलेगा, और वो डेटा आपको याद रखना है क्योंकि इसके अंदर के नंबर्स आपको याद नहीं रखने हैं। तो गुड बजट तो हम इसको मानेंगे जहां पे हमारी कोई डेफिसिट ही ना हो, यानी कि जीरो डेफिसिट हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अच्छी चीजों को कंसीडर करना अच्छी बातें है, अच्छे एरियाज, राइट एरियाज को देखना है, प्रायोरिटी देनी है राइट एरियाज को। जो विजन ऑफ गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि गुड बजट कौन सा है, क्योंकि बजट जो होता है 1 साल के लिए होता है। यहाँ पर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दिए जाते हैं 1 साल के लिए। तो जो टेबल है इसके पीछे की स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि 16-17 का बजट है, उसको अगर 15-16 के बजट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 3,54,015 करोड़ है, जो 2.3% है जीडीपी की। उसके बाद ये दाम गिरे थे तब की बात है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है 1,87,175 करोड़, जो 1.2% है जीडीपी की। फिस्कल डेफिसिट जो है 5,33,904 करोड़ है, जो 3.5% है डेफिसिट की। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो है 41,234, जो है 0.3% ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो जीडीपी है इसकी क्वालिटी यहाँ पे घटी है, जीडीपी की क्वालिटी अच्छी हुई है क्योंकि हमारी डेफिसिट जो है कम हुई है। उसके बाद जो यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल के जो फिगर्स है उसके सामने नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर्स जो है वो थोड़े से कंट्रोलेबल कंडीशन के अंदर भी है। यहाँ पे जो देखिए, तो जो यहाँ पे हमारी डेफिसिट है उसके कम होने के चांसेस शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे एनिग्मा ऑफ ट्विन डेफिसिट डिकोडेड, तो मैंने आपको ट्विन डेफिसिट के बारे में डिटेल देने के लिए यहाँ पे 2 स्लाइड्स बनाई है, जिससे कि आपको पता चले कि ट्विन डेफिसिट किसे बोलेंगे, कि दोनों तरफ से हमारी मृत्यु, ये कैसे पॉसिबल होगा कि दोनों तरफ से हमारे यहाँ पे डेफिसिट ही डेफिसिट होगी। तो इसके ऊपर ये 2 स्लाइड हम देखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि दोनों ओर से हम कैसे मरते हैं, और यही सिचुएशन इंडिया के साथ कई बार हो चुकी है। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि ट्विन डेफिसिट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, लेकिन इसको अलग तरीके से पूछा है, जिसके आंसर में ट्विन डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आपको देना है। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत ही उम्दा टॉपिक है ये समझने के लिए। ट्विन डेफिसिट के अंदर 2 चीजें आती है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट होती है वो टोटल डेप्ट होती है, वो गवर्नमेंट खुद ही जनरेट करता है अपने अलग अलग एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट सर्व करता है हिंदुस्तान की पब्लिक को, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस करता है वो आते हैं फिस्कल डेफिसिट में। तो यहाँ पे
इनको करने का तो ये तो गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है, तो इनको करने के लिए इन लोगों को बोरोइंग्स करनी पड़ती है। तो फिस्कल डेफिसिट हाई होगी तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे लोन के हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लोन जब गवर्नमेंट ही कुछ ज़्यादा लेगी तो मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने लगेंगे, तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ने लगेगी। तो इसके प्राइवेट फर्म्स क्या करेंगे, लोन से भागेंगे और जो एग्जिस्टिंग वगैरह लोन्स है वो लोन्स भी कंप्लीटली कॉस्टली होने लगेंगे। तो इससे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी और इनकम है वो भी कम होगी। तो इसको बोलेंगे क्राउड आउट, यानी कि लोग जो है गवर्नमेंट के ज्यादा लोन लेने के कारण लोगों के इनकम भी कम हो रही है और जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है वो भी लोगों की कम हो रही है। तो और जो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होंगे वो भी कम होने लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो इतना एक्सपेंस करने में लेके जा रही है जिसके कारण दूसरे लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे। दूसरी तरफ करंट अकाउंट की जो भी डेफिसिट होगी वहां पे सिचुएशन क्या होगी, इंपोर्ट्स जो होंगे वो एक्सपोर्ट्स से ज्यादा होंगे, यानी कि हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसकी बैलेंस क्या आएगी, नेगेटिव बैलेंस आएगी। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि हम मंगाते ज्यादा है और बेचते कम है, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की इनकम जो है नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर गलतियां होती है, इसको याद रखिए। देयरफॉर ट्रेड डेफिसिट जो होती है उसकी सब्सटेंशियल इंपैक्ट पड़ती है जीडीपी के ऊपर, तो जीडीपी इसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती है बार बार। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, y को हम डिनोट करेंगे जीडीपी के द्वारा, फिर कंजम्पशन C प्लस I प्लस G प्लस NX, NX का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर NX यानी कि ये नेगेटिव है तो जीडीपी जो है ये नीचे होने वाली, कंपैरेटिवली नीचे ही आएगी, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स वो बहुत कम होंगे और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स हमारे कम होंगे, तो यहाँ पर बैलेंस नेगेटिव हो जाएगी। तो इतनी चीजें ऐड करने के बावजूद, यानी कि C, I और G को ऐड करने के बावजूद भी जो हमारा जीडीपी का रिजल्ट आएगा उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर दोनों चीजों को अगर लिंक करते हैं, डेफिसिट इज क्वाइट क्रिटिकल, तो यहाँ पे हैवी फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से होती है और जो क्रेडिट मार्केट है, चाहे वो आरबीआई से लोन ले या फिर प्राइवेट बैंक से लोन ले, नेशनल शेड्यूल बैंक से, तो फॉरेन कोर्सेज से इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ती है, क्योंकि हाई डिमांड एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अब्रॉड सप्लाइज फंड। बाहर के लोग इसका फायदा उठाएंगे, ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट को इतने पैसे चाहिए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, पैसे चाहिए दे दो, लोन तो भरेगी, इंटरेस्ट इसके लेंगे। तो गवर्नमेंट को जब ये पैसे मिलेंगे, बाहर से आए हुए भी पैसे, क्योंकि वहां पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे करने के लिए हमें करेंसी चाहिए, तो करेंसी एक्सचेंज जब होगी तब हमारी जो करेंसी है वो हम ज्यादा देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारी करेंसी हम उनको ज्यादा देंगे माने उसकी प्राइस बढ़ेगी, हमारी प्राइस घटेगी, यानी कि रूपी जो है वो अप्रिशिएट होगा। जो मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर के अंदर ही पढ़ाया था कि रूपी का अप्रिशिएट होना तभी अच्छा है जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो। यहाँ पे तो कंडीशन ही है कि हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारे इंपोर्ट्स है, तो हमारे रूपी के अप्रिशिएट होने से हमारे लिए कोई भी खुशी की बात नहीं है और हमें इसके ऊपर रोना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे जो कंट्री है उससे और भी ज्यादा पैसे यहाँ से निकल के चले जाते हैं। तो करंटली हमारे देश की सिचुएशन, हमारे देश की गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट पे करेगी और बाहर से जो पैसे आते हैं, जहां से हम फॉरेन एक्सचेंज मंगवाते हैं, वहां पर भी हम ज्यादा पैसा देंगे। तो यहाँ पे दो डेफिसिट हो गई, एक जनरल डेफिसिट और एक करंट अकाउंट डेफिसिट, दोनों तरफ से हमें नुकसान है। तो फिर से इस वीडियो के अंत के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक इंडिविजुअल अगर मदद करेगा, खुद अपने लिहाज से अपने तरीके से सोचेगा कि मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर फोकस करे और वहां पर भी स्पेसिफिकली देखे कि क्या वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, कि क्या वो कंपनी जिसकी आप प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर पैसे बना के बाहर अपने देश में ले जा रही है, तो मत करे। जो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप रिलायंस जियो यूज करते हैं तो पैसे आपके देश में रहेंगे और अगर आप वोडाफोन यूज करते हैं तो पैसे आपके देश से बाहर चले जाएंगे। ये टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल था। तो उसी तरह से आप सोच समझ के ध्यान कर देखिए कि इंडिया के अंदर पैसे रहे, उसी एफर्ट्स को आप ध्यान में रखें और अपने जो भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी गुड्स और सर्विस के ऊपर हो, आप ट्राई करें कि वो इंडिया के अंदर ही पैसे रहे। यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो
तो आप फ्लिपकार्ट का उपयोग करें, ना कि अमेज़ोन का, क्योंकि जो पैसे अमेज़ोन वहां से लेके अपने देश में ही चला जाएगा। तो हमारे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आप कुछ करें ना करें, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप जो है इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हैव अ ग्रेट डे।